हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए तजुर्बे के साथ नए इतिहास मुगल कालीन जो शासक 6 थे, उन 6 शासकों के साहित्य स्रोत के बारे में जानेंगे और एक नए तरंग के साथ। तो चलिए आइए हम लोग उस साहित्य ग्रंथों के बारे में बात करते हैं जिसे मुगल शासकों ने अपने काल में जो इतिहास की जानकारी, शासन प्रशासन और ये नीतियों का अवदान किया है एक ग्रंथों के माध्यम से। तो कुछ ऐसे शासक थे आपने जो देखा था कि अपना जो जीवन आत्मकथा था वह स्वयं लिखा था। कुछ ऐसे इतिहासकार थे जो अपने आत्मकथा को लिखने के लिए अपने दरबार में मौजूद जो मंत्री थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्हीं के माध्यम से लिखवाया। तो आइए हम लोग उन ग्रंथों के बारे में जाने जिसे आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग इसको एक संग्रह चार्ट के माध्यम से किए हैं जिसमें एक विवरण उनके ग्रंथों का विस्तृत रूप में आपको देने का मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए देखा जाए। देखिए, शासक की यदि बात हम करते हैं तो सबसे पहले बात हम करते हैं बाबर का। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा और इसने बाबरनामा, जिसे तुझ-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, इसका लेखक खुद ही बाबर था। अब जैसा कि आप जानते हो कि मुगल काल का संस्थापक बाबर था और बाबर ने खुद ही अपनी आत्मकथा अपने माध्यम से लिखा था। तो जो यहाँ पर स्रोत शब्द आया है, स्रोत का अर्थ होता है वैसे उत्पन्न बिंदु या वैसे जो वस्तु या नए चीजों का उत्पत्ति करता है उसे हम स्रोत कहते हैं। तो इस स्रोत के अंतर्गत बाबरनामा एक ग्रंथ था, यानी बाबर ने खुद ही इसकी निर्माण किया था। अगला हम लोग देखते हैं हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 तक का इसका शासन प्रशासन रहा। जो यह हुमायूं नामा की रचना किया, इसकी जो हुमायूं नामा जो ग्रंथ थी उसको लिखने वाला गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की सगी बहन थी, इसने लिखी थी। और जो इसकी गुलबदन बेगम थी, इसकी एक सगी बहन थी। इसने इसके अलावे गुलबदन बेगम के जो इसने हुमायूं नामा लिखी, तो इसके अलावे इन्होंने हालात ए हुमायूं, जिसमें हुमायूं का जो उस समय के चल रहे प्रशासन थे, शासन थे, राजनीतिक थे, आर्थिक थे, सामाजिक थे, सांस्कृतिक थे, अन्य प्रकार के जो कार्य थे उसका वर्णन यहाँ पर की है गुलबदन बेगम, जो यह बाबर की बेटी थी। हालात ए हुमायूं बादशाह, जिसमें हुमायूं का एक बेहतरीन तरीका से इसने यहाँ पर वर्णन करती है। फिर ये जो लिखी है यह फारसी और तुर्की भाषा का ही प्रयोग की है, जिसमें जो गुलबदन बेगम थी, यह इसकी जो तुर्की भाषा इसकी मातृभाषा था, इसमें वह बेहतर समझ रखती थी। हम उसके बाद हम लोग आगे के देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर का शासन प्रशासन 1556 से 1605 तक रहता है। इसके जो ग्रंथ का नाम रहता है अकबरनामा, आईने अकबरी। ये दोनों जो चीज लिखा है अब्दुल फजल, इसे लिखा है अबुल फजल। यह अकबर का एक महान इतिहासकार था जिसे वाजिर और राजनेता कहा जाता था। यह 9 रत्नों में से एक बड़ा था। देखिए, यहाँ पर वाजिर का अर्थ होता है उच्च पदस्थ व्यक्ति, जो अकबर का एक राजनीतिक सलाहकार था।
इसके अलावे ये जो अकबरनामा का जो निर्माण हुआ है 1579 से अपनी जो 1602 की इसका मृत्यु काल रहा उसके बीच में किया तथा मुगल साम्राज्य के एक यह ग्रैंड वाजिर के रूप में कार्य अकबर के शासन काल में किया। यह जो ग्रैंड वाजिर जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ है कि एक शानदार व्यक्ति था, प्रभावशाली था, जिसे अकबर के आत्मकथा में 4 चांद लगा दिया और अकबर का ये सबसे प्रिय था। जो अकबर के जो धार्मिक विचारधारा थे और उसके बाद शासन प्रशासन थे और इसके अलावे जो अकबर राज्यों का एक युद्ध के उपरांत उसे जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था, वो सारी चीजों का एक नए नीति का जब उसे जरूरत पड़ता था तो अबुल फजल उसे देने का काम अकबर को करता था। इसलिए अकबर का सबसे प्रिय राजनीतिक सलाहकार अबुल फजल था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अकबर के जो कार्यकाल था उसे अकबरनामा, आईने अकबरी के अलावे तबाख्त ए अकबर जो ये फ्रांसी में जो इतिहास का ग्रंथ मिलता है, इसके अलावे मुंतखब उल तबारीख ये भी एक फारसी इतिहास जो ग्रंथ है। इसका जो निर्माण हुआ है 1590 से 1500 के बीच में और इसमें जो लिखा गया है वो ये जो मुंतखब उल तबारीख जो ये लिखी गई है इसमें जो 1590 से 1595 इसमें गजनी और अकबर तक की जो शासन काल की जानकारी है उसे यह अवदान करती है, यानी देने का काम करती है। अब यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर अकबर और जो गजनी था उसके शासन प्रशासन की जानकारी हम लोग रखते हैं। इसके अलावे जो इसका जो राइटर रहता है अब्दुल कादिर बदायूनी, यह एक मुगल काल में जो भारतीय लेखक के रूप में जाना जाता था। अब्दुल कादिर बदायूनी यह एक मुगल काल भारतीय के लेखक के नाम से जाना जाता था, जिसने रामायण और महाभारत को यह फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसलिए अकबर के दरबार में यह लंबे समय तक जुड़ा रहा। यह जो अब्दुल कादिर बदायूनी था, यह उस समय जो धार्मिक ग्रंथ था जैसे रामायण है और महाभारत है, उसका फारसी में अनुवाद किया था और यह एक लेखक और अनुवादक का कार्य करता था अकबर के शासन काल में। इस तरह से अकबर के जो राज दरबार था उससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो तबाख्त ए अकबर फारसी जो इतिहास ग्रंथ है इसे लिखने वाले निजामुद्दीन सहमद थे। इसमें इन्होंने जमींदार के जो प्रमुख सदस्य का एक समूह बनाया गया था, यानी जो जमींदारों का एक समूह था उसका एक प्रमुख सदस्य थे निजामुद्दीन सहमद और जो जमींदारी के बारे में जो एक जानकारी हुआ करती थी उसको इन्होंने संग्रह करके अकबर को बतलाने का कार्य करते थे। इस प्रकार से हमने अकबर और हुमायूं और बाबर के बारे में एक उसके साहित्यिक स्रोत के आधार पर उसकी कुछ हम इतिहासों को जानने की कोशिश किए। अगला आता है जहांगीर। खुद ही यह अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है जिसका शासन प्रशासन 1605 से 1627 तक रहा और इसने साहित्य इसकी जो शासन प्रशासन की जो जानकारी मिलती है वो तुजुक ए जहांगीरी जो फारसी ग्रंथ से मिलती है। इसे खुद लिखा हुआ जहांगीर है जिसमें यह अपने हाथों से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन किया हुआ है। राजनीतिक विचारों का वर्णन किया हुआ है और इसके अलावे जो ग्रंथ मिलता है इकबाल नामा ए जहांगीरी, यह लिखने वाला मोतमीद खां बख्शी था, इसका लेखक था। उसके बाद अगला आता है शाहजहां जिसका निर्माण 1628 जिसका शासन प्रशासन 1628 से 1658 तक रहता है और इसने इसके शासन काल में
जो ग्रंथों का निर्माण हुआ, पादशाहनामा जिसे लिखा था मोहम्मद अमीन कज़विनी। इसके अलावे जो बादशाहनामा यह जो ग्रंथ था, इसके लेखक था अब्दुल हमीद लाहौरी। यह एक इतिहासकार था। इसके अलावे एक ग्रंथ लिखने के अलावे यह इतिहासकार का काम भी करता था। उसके बाद अगला आता है ग्रंथ चार चमन। यह इसे लिखने वाले चंद्रभान ब्राह्मण थे। यह एक पंजाबी फारसी कवि थे। जो चंद्रभान जो ब्राह्मण थे, यह एक पंजाबी फारसी कवि थे। इसके अलावे जो आपका सातवां जो शासक रहता है औरंगजेब, इसका शासन 1658 से 1707 तक चला है। जो इसके शासन काल में जो ग्रंथों का निर्माण हुआ, उसे आलमगीर नामा कहते हैं। इसे काजिम सिराजी के लेखक हैं। इसका काजिम सिराजी लेखक है। उसके बाद मुंतखब उल ए लुहाब अगला इसका जो साहित्य ग्रंथ है, इसके लेखक जो था खाकी खां। तो इस तरह से हम लोग जो मुगल काल में जो मुगल काल की शासकों की एक जानकारी जो एक साहित्य स्रोत के द्वारा हम लोग को जो प्रदान किया गया, उसमें किस शासक में कौन से ग्रंथ का निर्माण हुआ और उसे लिखने वाले कौन लेखक रहे, उसके बारे में हम लोग एक अच्छे वर्णन के साथ समझे। और इस तरह से हम लोग एक मुगल काल में जो 6 शासक थे, उनकी ग्रंथों के साथ उनके लेखकों के बारे में भी जानने की कोशिश किए, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने जो समझा कि जो यहाँ पर ग्रंथ था, वह शासक के शासन प्रशासन के साथ-साथ उनके नैतिक कर्तव्यों का एक जानकारी देने का काम किया, जिससे आज हम हमारे लिए इतिहास की जानकारी के साथ हमें उन विचारधाराओं का जानकारी होना अनिवार्य है, जिसके लिए हम लोग अपना एक नए सोच और विचारों के साथ आगे की तरफ प्रस्थान करने में मदद करता है। तो इस तरह से हम लोग मुगलकालीन शासकों के विवरण के प्रमुख स्रोतों का जानकारी हासिल किए। अब इसके नेक्स्ट आगे जो हम लोग का आएगा, जो क्लास चलेगा, वह इसी पर आधारित रहेगा और इससे भी और बेहतरीन तरीका से उसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का समाप्त होता है आज का क्लास।